छात्रों नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश का चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के दो वंशजों गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सुल्तनत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेके 1526 तक चलता है। तुगलक वंश का जो काल था वो था 1320 से 1414। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस काल में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। वैसे तो इस काल में 9 शासक हुए, लेकिन महत्वपूर्ण शासक 3 हुए। बाकी शासकों का योगदान गौण है। जो प्रमुख शासक हुए वो थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 और फिरोज तुगलक 1351 से 1388। इनका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय, जिसने 1398 से 1414 तक शासन किया। इसका भी कोई विशेष योगदान नहीं है, इसलिए सिलेबस में भी यह गौण है। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, वो थी उस समय मध्य एशिया के महान तुर्क सेना नायक तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया और भारत को बुरी तरह से दिल्ली को लूटा। तो छात्रों, गयासुद्दीन तुगलक आरंभ करने से पहले हम थोड़ा पीछे पृष्ठभूमि में जाते हैं और देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके प्रधानमंत्री मलिक काफूर ने उसके पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा दिया और वह उसका संरक्षक बन गया। संरक्षक बनने के पश्चात शक्तियां सारी की सारी उसने अपने हाथ में केंद्रित कर ली और 40 दिन तक मलिक काफूर ने दिल्ली पर शासन किया। 40 दिन के पश्चात अलाउद्दीन के एक पुत्र मुबारक शाह ने उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा, जिसने 1316 से लेके 1320 तक शासन किया। मुबारक शाह एक अयोग्य शासक था, विलासी शासक था। उसके समय में उस पर उसका एक अमीर हसन हावी हो गया था, जिसको उसने खुसरो की उपाधि दी थी। बाद में हसन ने मुबारक शाह की हत्या कर दी और खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और 1320 में कुछ महीने उसने शासन किया। बाद में उसको गयासुद्दीन तुगलक ने हराकर उसका वध करके और खिलजी वंश को समाप्त किया और तुगलक वंश की स्थापना की 1320 में। अब हम गयासुद्दीन तुगलक का आरंभिक जीवन देखते हैं। प्रारंभिक जीवन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक पंजाब की एक हिंदू जाटनी का पुत्र था। संभवतः इसके पिता का नाम मलिक तुगलक था, जो बलबन का एक गुलाम था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार गयासुद्दीन खुरासन का रहने वाला था और जीविका की तलाश में भारत आया था। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसने अपनी योग्यता और पराक्रम के बल पर सुल्तान का पद प्राप्त किया था। गयासुद्दीन तुगलक प्रारंभ में अलाउद्दीन की सेना में नियुक्त था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने इसे दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था और सुल्तान बनने तक वह दीपालपुर का सूबेदार बना रहा और यहाँ सुल्तान सूबेदार रहते हुए उसने मंगोलों को निर्णायक पराजय दी और भारत की मंगोलों से सुरक्षा की। लेकिन जब खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या करके सिंहासन हस्तगत कर लिया, तब गयासुद्दीन तुगलक ने भी विद्रोह कर दिया और सेना सहित उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से दिल्ली की ओर कूच किया। अंततः खुसरो पराजित हुआ। वह तुर्क अमीरों की स्वीकृति पर 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा
वह तुगलक वंश की स्थापना की। अब हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक की कठिनाइयाँ। गद्दी पर बैठने के पश्चात उसके समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई और उसने उनका कैसे समाधान किया। उसके समक्ष जो कठिनाइयाँ थी वो थी मुबारक शाह व खुसरो शाह के शासनकाल में छिन्न भिन्न हुई शासन व्यवस्था को ठीक करना। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा बहुत गिर चुकी थी। उसके समक्ष सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की चुनौती थी। राजकोष रिक्त हो गया था। रिक्त राजकोष से शासन चलाया जाना असंभव था, इसलिए राजकोष को भरना था। अलाउद्दीन द्वारा स्थापित कठोर लगान व्यवस्था को सरल बनाना था, क्योंकि अलाउद्दीन ने लगान बहुत बढ़ा दिया था। वह उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में लेने लग गया था। केंद्रीय सत्ता के प्रभाव को पुनः स्थापित करना था, क्योंकि अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 4 साल के काल में केंद्रीय व्यवस्था या प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया था। हिंदू शासकों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने का प्रयास लगातार जारी था। राजपूताने के शासकों को भी नियंत्रित करना आवश्यक था, क्योंकि वो भी अनियंत्रित हो रहे थे। बंगाल का सूबा दिल्ली से पृथक हो गया था। बंगाल को पुनः जीतना था। सुदूर दक्षिण के हिंदू राज्यों पर प्रभाव न रह गया था। जो कि प्रभाव अलाउद्दीन खिलजी ने कायम किया था वो ख़त्म हो गया था। और अलाउद्दीन की कठोर बाजार नियंत्रण की नीति को भी सरल बनाना था। अब हम देखते हैं उसके द्वारा समस्याओं का समाधान। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद विभिन्न समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत उदारता की नीति अपनाई। इतिहासकार बर्नी कहता है रस्मे मियान अथवा मध्यमपंथी नीति कहा है इसको। गयासुद्दीन तुगलक के सुधार कार्यों व प्रशासनिक नीतियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली गृह नीति और दूसरी विदेश नीति। पहले हम गृह नीति पर प्रकाश डालेंगे। गृह नीति के अंतर्गत उसने कौन कौन से कार्य किए उन पर हम निगाह डालेंगे। गृह नीति के अंतर्गत उसने जो काम किए वो इस प्रकार थे। अमीरों और जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया। खुसरो के समर्थकों के प्रति कोई कार्रवाई न करते हुए उन्हें कुशल राजनीतिज्ञता का परिचय दिया। सल्तनत में व्याप्त अव्यवस्था का कठोरता से उसने दमन किया। इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर राजकीय नियमों का एक संग्रह तैयार किया। यह संग्रह कुरान, हदीस, इज्मा, कयास आदि के आधार पर बनाया गया। उच्च पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। रिक्त राजकोष को भरने के लिए अमीरों व अन्य लोगों को डरा धमकाकर, सजा देकर, समझाकर धन वसूल किया गया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान धन प्राप्त नहीं कर सका था। कृषि स्थिति में सुधार के लिए नई लगान व्यवस्था लागू की। उसने मुकद्दम और खुतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए गए। दीवाने वजारत वजीर का विभाग को आदेश दिया कि 1 वर्ष में किसी भी प्रांत के राजस्व में 1/10 भाग से अधिक वृद्धि न की जाए। निर्धारित करों से अधिक कर वसूल करने वालों को दंड का आदेश दिया गया। अलाउद्दीन की भूमि नापने की परिपाटी को त्याग कर बटाई व नस्क की पुरानी प्रथा को पुनः आरंभ कर दिया गया। भू राजस्व की दर को घटाकर 1/3 कर दिया गया, जो कि अलाउद्दीन ने बढ़ाकर 1/2 कर दी थी। पुराने ऋणों की वसूली बंद कर दी गई। किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार राजकीय ऋण देने की व्यवस्था की गई। सिंचाई के लिए उसने नहरों का निर्माण करवाया। राजस्व को ठेके पर देने की प्रथा, जिसको इजारेदारी प्रथा कहते हैं, वो उसने शुरू की। किसानों को अकाल व प्राकृतिक प्रकोप की दशा में भूमि कर माफ़ करने की सुविधा प्रदान की गई। अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता का भी आधार बनाया गया, ताकि इजारेदारी प्रथा को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए
यातायात के साधनों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया, जैसे पुराने मार्गों की मरम्मत, पुल निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, डाक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार, समाचार लाने व ले जाने हेतु हरकारों व घुड़सवारों की नियुक्ति, पुलिस व न्याय व्यवस्था की भी अच्छी व्यवस्था की गई, धन का गबन करने वालों को कठोर दंड दिया गया, सेना में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया, दाग और हुलिया प्रथा को और प्रभावशाली बनाया गया। दाग और हुलिया प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू किया था, जिसको इसने और अधिक प्रभावशाली बनाया। अब हम उसकी विदेश नीति पर प्रकाश डालते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, तब दिल्ली सल्तनत की सीमाएं संकुचित हो चुकी थी। ऐसे में गयासुद्दीन तुगलक ने न केवल सुल्तान पद की मर्यादा को, प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, बल्कि उन क्षेत्रों को पुनः सल्तनत के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जो मुबारक शाह व खुसरो शाह के काल में दिल्ली की प्रभुसत्ता त्याग चुके थे। गयासुद्दीन ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत निम्न अभियान किए। पहला, वारंगल पर अभियान। वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव 1321 ईस्वी में युवराज जूना खां के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना वारंगल के विरुद्ध भेजी गई। वारंगल की घेराबंदी के बाद में संधि का प्रस्ताव हुआ, आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन वहाँ के शासक ने संधि का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और वहाँ के शासक रुद्रदेव ने छापामार युद्ध पद्धति से शाही सेना के साथ युद्ध किया। शाही सेना का दिल्ली से संपर्क तोड़ दिया। इसी बीच सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु की अफवाह को जूना खां द्वारा सही मानते हुए उसने वारंगल की घेराबंदी छोड़ दी और दिल्ली की तरफ कूच किया और इस प्रकार वारंगल अभियान असफल हो गया। वारंगल का द्वितीय अभियान। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन ने जूना खां को पुनः वारंगल अभियान हेतु भेजा। इस बार यातायात के मार्गों को सुरक्षित रखने की तरफ जूना खां ने विशेष ध्यान दिया। वारंगल की घेराबंदी की गई। राजा व उसके परिवार के सदस्य शाही सेना की पकड़ में आ गए। इन्हें दिल्ली भेज दिया गया। अब वारंगल को सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। तीसरा अभियान था उड़ीसा पर आक्रमण 1323। 1323 ईस्वी में वारंगल से वापस लौटते समय जूना खां ने उड़ीसा के जाजनगर पर आक्रमण किया और यहाँ से उसने बहुत से हाथी व धन प्राप्त किए। चौथा जो अभियान था वो मंगोलों के विरुद्ध था। 1324 में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन समय रहते गयासुद्दीन ने सेना भेजी और कठोर कार्रवाई करते हुए मंगोलों को पराजित किया। पांचवा अभियान था बंगाल में विद्रोह का दमन। 1325 ईस्वी, जिस समय गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, उस समय बंगाल का सूबा दिल्ली से पृथक हो चुका था। इस समय बंगाल में 3 भाइयों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। उनके नाम थे गयासुद्दीन, शहाबुद्दीन और नसीरुद्दीन। सबसे बड़ा भाई गयासुद्दीन बंगाल का शासक बन गया था। ऐसे में छोटे भाई नसीरुद्दीन ने सुल्तान से अपने बड़े भाई के विरुद्ध सहायता की याचना की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुल्तान स्वयं और सेनापति जफर खान ने अभियान करते हुए राजधानी लखनऊ पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन परास्त हुआ। नासिरुद्दीन को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल दिल्ली के अधीन आ गया। ये थे उसके 5 अभियान जो गयासुद्दीन तुगलक ने शासक रहते हुए किए। जब सुल्तान बंगाल में था तो उसे सूचना मिली कि युवराज जूना खां शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। औलिया की और गयासुद्दीन की बिल्कुल नहीं बनती थी।
गयासुद्दीन चाहता था कि औलिया के पास जितना धन है, निज़ामुद्दीन औलिया के पास जो धन है, वो उसकी गृह नीति के अंतर्गत उसने नीति बनाई थी कि सभी अमीरों और जो भी उलेमा हैं या संत हैं, उनके पास जितना भी धन है उनको वापस राज्य रिकवर करेगा। तो इसी नीति के अंतर्गत वह औलिया से धन वापस जब्त करना चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में युवराज जूना खां शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। औलिया गयासुद्दीन तुगलक से शत्रुता रखता था। ऐसे में औलिया ने यह भविष्यवाणी की कि जूना खां शीघ्र ही दिल्ली का सुल्तान बनेगा। यह सूचना पाकर सुल्तान गयासुद्दीन आग बबूला हो गया और मार्ग में ही सुल्तान ने औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। जवाब में औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। अब जैसे जैसे सुल्तान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, वो औलिया से कह रहा था कि आप दिल्ली छोड़ दो वरना बहुत ही संकट में पड़ जाओगे, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया बार बार कहते रहे, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। और इसी घटना के कारण अभी दिल्ली दूर है का ये मुहावरा बना है। इस बीच मार्ग में सुल्तान के आराम के लिए अफ़गानपुर गांव में 3 दिन में काम चलो लकड़ी का महल बनवाया गया। कुछ लोग कहते हैं ये लकड़ी का महल मोहम्मद तुगलक ने बनाया था और वह सुल्तान गयासुद्दीन के स्वागत के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें भी षड्यंत्र था। लकड़ी का महल इस प्रकार बनाया गया था कि जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उसमें प्रवेश करे और हाथी जैसे ही उस महल से कहीं संपर्क में आएंगे, टकराएंगे, तो यह महल भर भरा के गिर जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब वह अफ़गानपुर में आया गया, पहले उसका स्वागत किया गया और सायंकालीन भोजन के बाद जब अन्य अमीर हाथ धोने के लिए महल से बाहर निकले, उसी समय अचानक महल ध्वस्त हो गया, जिसमें दबकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक व उसके छोटे पुत्र महमूद की मृत्यु हो गई। यह फरवरी-मार्च 1325 की घटना है और तारीख़ मुबारक शाही में इस घटना का उल्लेख है। अब हम गयासुद्दीन तुगलक का मूल्यांकन देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक एक सामान्य व्यक्ति से अपनी योग्यता, अपने पराक्रम, साहस से शासक बना था। वह उदार व प्रजाहितैषी शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व उसने पुनः स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत में शांति व्यवस्था की कायम की और सुल्तान के पद की गरिमा की पुनः स्थापना की। सीमांत प्रदेशों को मंगोलों से बचाया, उनसे रक्षा की। अमीरों व उलेमाओं से उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। हिंदुओं के प्रति भी उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। भवन निर्माण में उसकी विशेष रुचि थी। उसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। संगीत, नृत्य व मद्यपान से वह घृणा करता था। ईश्वर से डरने वाला कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह अपने दरबार में साहित्यकारों व विद्वानों को भी आश्रय देता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक एक सामान्य सिपाही से उठकर शासक बना और एक दिल्ली सल्तनत में नए वंश, तुगलक वंश की स्थापना की, जो 1320 से 1414 तक चला। थैंक यू, धन्यवाद।